यात्रा में कोई यात्रा केवल अपने आप हम भारत जोड़ो कह देंगे तो क्या लोग मान लेंगे कि नरेंद्र मोदी ने का पूरा काम भारत को तोड़ने का है? क्या भारत में सामाजिक विखंडन हो गया है? क्या भारत टूटने जा रहा है नरेंद्र मोदी के कारण? या भारत को तोड़ने वाली वही शक्तियां हैं जो पहले से इस देश में रही हैं और उनको सिर उठाने का मौका पिछले लंबे समय में मिला है? ये भी तो सवाल उठेगा। तो भारत जब टूटी उस प्रकार से टूटने का खतरा ही नहीं है कोई, तो उसमें भारत जोड़ो का स्वर क्या हो गए? तो ऐसा ही है जैसे आपने कह दिया प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है और बूम अरेंज करके वो क्या हो गया? उसका परिणाम क्या हुआ? भागने से नहीं होता है। मतलब आप कह रहे हैं सीबीआई ईडी से भागने वाली यात्रा नहीं, सभी प्रकार से। अब लगातार कांग्रेस पार्टी भी अपनी सियासत को चमकाने के लिए सियासी एक तरीके से 2024 में वो साधने के लिए एक यात्रा शुरू की गई, उसका नाम दिया गया भारत जोड़ो यात्रा। उसकी अगुवाई राहुल गांधी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह, तमाम सारे लोग हैं वो इसकी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक नारा दिया गया, भारत जोड़ो का नारा है भावी इतिहास हमारा है। इस यात्रा का मकसद क्या है? ये तमाम सारे मुद्दे हैं। हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं। सर, इस यात्रा का क्या मकसद नजर आ रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा का 3 मकसद दिया है, लिखा है उसने। एक तो उसने लिखा है कि इस देश में जातीय, सांप्रदायिक सारे आधारों पर लोगों के साथ भेदभाव, उत्पीड़न हो रहा है और उससे देश की एकता, अखंडता पर खतरा पैदा हो गया है। दूसरा, उन्होंने ये लिखा है कि देश में आर्थिक विषमता बढ़ रही है और आर्थिक समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और तीसरा, उन्होंने लिखा है कि लोगों को राजनीतिक उद्देश्य से केंद्रीय एजेंसियों, सरकारी एजेंसियों का शिकार किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, आईडी, एनआईए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उन्होंने ये 3 उद्देश्य घोषित किया है। राहुल गांधी ने अपनी पहली सभा जो उनकी हुई थी, जहाँ से यात्रा की शुरुआत हुई, उसमें उन्होंने कहा, उनका जो भाषण था, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जिस पर देश के करोड़ों लोगों की जिम्मेवारी है, वो सीबीआई और ईडी से धमकी देकर लोगों को डराता रहता है। तो ऐसे तो कहने के लिए यह है कि हम भारत को जोड़ रहे हैं, लेकिन जब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का नाम आता है तो पता चलता है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने वाली बात है। क्योंकि राहुल जी से भी लंबी पूछताछ हो चुकी है, सोनिया गांधी से लंबी पूछताछ हो चुकी है, पार्टी के नेताओं से पूछताछ हो सकती है। संभव है आने वाले समय में ईडी या सीबीआई राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कस्टडी में लेने के लिए कोशिश करे। तो वो सारी स्थितियां इसमें शामिल है। इसमें तो कोई नेता देश में अपनी पार्टी की लोकप्रियता के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए यात्रा करता है तो इसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं है। राहुल गांधी को भी करने का अधिकार है अगर कांग्रेस कमज़ोर है तो। विपक्ष का नेता अगर यात्रा में सरकार पर हमले करता है, यह भी उसका अधिकार है। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना और सरकार को दबाव में लाना, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें ये बात करें कि भारत टूट रहा है, हम भारत को जोड़ने जा रहे हैं, सीबीआई, ईडी से उत्पीड़न हो रहा है, तो फिर क्वेश्चन खड़ा होता है कि आप चाहते क्या हैं। मेरा सवाल यह है कि इस समय भारत टूटने का सबसे बड़ा नारा हमारे देश में जून से मई के आसपास से शुरू हुआ था, जिसमें कहा जा रहा है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। और केवल कहा नहीं गया, दो सिर तन से जुदा हो चुके हैं। और उसके बाद लगातार बीच बीच में किसी न किसी को देश में धमकी आ रही है। माना गया था कि ये नारा दोबारा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं से धमकी आ रही है। और अभी हाल ही में हैदराबाद शहर में जितनी भारी संख्या में 10 से 15 हज़ार लोग सड़कों पर उतर के नारा लगाते रहे और एक दंगों जैसी स्थिति पैदा की, पुलिस के गाड़ियों पर हमला किया। तो इस समय अगर देश को जोड़ने के लिए भारत एकता की कोई यात्रा निकलेगी तो उसका पहला दायित्व होगा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध खड़ा होना। राहुल गांधी की पूरी यात्रा में अगर इस पर वो कोई टिप्पणी करते तो मेरे जैसे लोग मान लेता कि निश्चित रूप से ये भारत जोड़ो यात्रा है। जो दूसरे भारत के विखंडन की जो करने का जो साजिश की तस्वीर आई है वो पंजाब से आई है। ये पहली बार देखा हुआ है कि पुलिस के संरक्षण में, और शहर में तो हुए हैं, अमृतसर में
खालिस्तानी समर्थक नारे लगाते हुए खालिस्तान जिंदाबाद और नारा लगाते हुए खालिस्तान का झंडा लेते हुए चल रहे हैं। वहाँ कई आतंकवादी पकड़े गए हैं। तो अगर भारत जोड़ो यात्रा होगी तो निश्चित रूप से उस पर सवाल उठेगा, उस पर प्रश्न उठेगा। जिस केरल से उनकी यात्रा गुजरने वाली है, अभी तमिलनाडु से केरल में वो प्रवेश करने वाले हैं, उस केरल में पीएफआई का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। और पीएफआई के लोगों ने क्या देश में काम किया है ये सबको पता है। लव जिहाद के मामले केवल हिंदुओं के साथ नहीं, जिन पादरी से वो मिले हैं, जिसके कारण विवाद खड़ा हो गया है आज, तो वो लव जिहाद के ईसाई, पहले तो लव जिहाद का मामला वहाँ के ईसाइयों ने उठाया था, ईसाई पादरियों ने, वहाँ का मामला है। और वहाँ के टेररिस्टों ने श्रीलंका के अटैक में भूमिका निभाई थी, तमिलनाडु के टेररिस्टों ने श्रीलंका के अटैक में भूमिका निभाई थी, और उनके छापे में एनआईए में सारे के सारे पकड़े गए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा अगर होगी तो इन पर बात होगी जिनसे तात्कालिक खतरे हैं। आपको सर लगता है कि इन मुद्दों पर बात हो सकती है जब उसका सर्वे सर्वा दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को बनाया जाए, जब वो खुद ही बोलते हैं भगवा आतंकवाद, इस तरीके के शब्द यूज करते हैं, उनको इस यात्रा का चेयरमैन बनाया गया, तो आपको नहीं लगता कि ये विचारधारा के विपरीत बहना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी? जिस तरीके से हिंदुत्व पर लगातार अटैक किए जाते हैं और लेकिन वो दिग्विजय सिंह जी भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया, तो क्या यात्रा का मकसद है? इसी से पता चलता है। देखिए, दिग्विजय सिंह व्यक्तिगत रूप में बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत व्यवहार हमेशा अच्छे करते हैं। पर्सनली अगर आप मिलेंगे तो आप प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जो उनका सार्वजनिक व्यवहार है वो तो लगता ही नहीं है कि देश का कोई वरिष्ठ नेता है जो मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, इतना बड़ा नेता रहा है। तो उनके पीछे कौन लोग हैं? दिग्विजय सिंह के चरित्र को और उनके स्वभाव को समझने का एक उदाहरण पर्याप्त होता है। जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई में अटैक हुआ था, उसके कुछ ही दिनों में दिल्ली में एक किताब का विमोचन हुआ था, जिस किताब में कहा गया था कि इसकी योजना तो आरएसएस ने बनाई थी और हुआ था। उस समय राष्ट्रीय सहारा उर्दू का एक संपादक था, नाम लेने से, मेरे नाम लेने से करोड़ों लोग चूँकि मुझे देखते सुनते हैं, उसका भी नाम हो जाएगा, हालांकि नाम लेना जरूरी था उसका, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। उसने वो किताब लिखा, और अभी जो मुसलमानों के रहनुमा बने हुए हैं, जो कांग्रेस के भी निकट हैं, जमीयत उलमाए हिंद के जो प्रमुख हैं महमूद मदनी, वो उस मंच पर थे, और उसकी सारी योजना दिग्विजय सिंह ने बनाई थी। उस किताब लिखने से लेकर प्रकाशित करने के पूरा, अगर वो कसाब नहीं पकड़ाता तो इन लोगों ने तो तय कर दिया था कि ये अटैक जो है आरएसएस ने किया था। तो वो माइंड, अगर कोई यात्रा, और वो दिग्विजय सिंह का भी माइंड नहीं था, वो समझने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह को बहुत सारी नहीं सूचना कौन देने वाले लोग हैं? तो दिग्विजय सिंह इसके अध्यक्ष है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये यात्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। इस यात्रा का विचार, उसकी योजना कुछ ऐसे लोगों ने बनाई है जिनका एजेंडा हमेशा कुछ और रहता है। आपको सर लगता है कि इस यात्रा के जरिए क्या राहुल गांधी अपनी ज़मीन को तलाश पाएंगे? जिस तरीके से क्या विपक्ष को ही मजबूत कर पाएंगे? जिस तरीके से नीतीश कुमार अलग अपना राग अलापते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल अलग, ममता बनर्जी अलग, उधर अलग अलग गठबंधन है, तो क्या सबको पहले साथ ला पाएंगे इस यात्रा के जरिए? अभी तक जो कुछ दृश्य दिखा है उसमें देश के ज़्यादातर एनजीओ उसमें दिख रहे हैं उसमें, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस की हैसियत क्या है, तमिलनाडु से शुरू हुई है। एमके स्टालिन कार्यक्रम में आए थे, इस कारण थोड़ी संख्या बढ़ी हुई थी। केरल में कांग्रेस की अभी थोड़ी स्थिति है, और वो भी इसलिए है कि मुस्लिम लीग साथ है। तो चूँकि इस यात्रा को देश में सारे जो आरएसएस, भाजपा और मोदी विरोधी हैं, और विदेश में भी वो सारे बहुत सारे एनजीओ हैं जिन पर छापे पड़े हैं। ऑक्सफैम है, ऑक्सफैम जो चलाते हैं, उनके पिताजी जब राहुल गांधी यात्रा के पहले कुछ तथाकथित सामाजिक संगठनों के लोगों से मिले थे, आपको पता ही होगा, काफ़ी संख्या में आए थे, मतलब जो एनजीओ चलाने वाले। तो हमारे देश में एनजीओ का एक आंदोलन 2011 से शुरू हुआ था, वो अन्ना हजारे के को सामने रख के अरविंद केजरीवाल ने किया था। उसका परिणाम देश ने देख लिया है। मुझे जो संदेह है, और संदेह मुझे पुख्ता लग रहा है कि ये यात्रा के पीछे भी उस पूरे एनजीओ की ताकत है जो लंबे समय से कोशिश करके भी थोड़ा बहुत करता है कि अब सरकार को धक्का लगा, अब मोदी बदनाम हुआ, नहीं कर पा रहा है, तो वो सारी शक्तियाँ इसमें लगी हुई है।
मुसलमानों का वो बहुत बड़ा वर्ग जो कि लंबे समय से इस देश में मुसलमानों के वोट के नाम पर सरकारों को ब्लैकमेल करता रहा है, नेताओं पर दबाव बना के अपनी हैसियत बनाता रहा है, उन लोगों की कोई पूछ नहीं है, तो वो सारे इसमें शामिल हैं इस आंदोलन में। तो इसीलिए पता चल रहा है कि ये आंदोलन केवल कांग्रेस का नहीं है, यात्रा, आंदोलन शब्द गलत निकल गया है। अगर केवल कांग्रेस की यात्रा हो तब कांग्रेस के जनाधार का प्रश्न होगा, और जनाधार अगर बढ़ाना है तो उत्तर प्रदेश में तो एक जगह जा है, बिहार में यात्रा जा ही नहीं रही है, बंगाल में जा ही नहीं रहा है, तो कहाँ जनाधार बढ़ाना है? तमिलनाडु से कांग्रेस का क्या मतलब है? क्या वो MK स्टालिन के विरुद्ध, DMK के विरुद्ध जाएगी? तो इसीलिए इस यात्रा को ही पहले समझने की ज़रूरत है। जो आपका दूसरा प्रश्न है, अगर कांग्रेस को जनाधार बढ़ाने के लिए यात्रा है तो फिर इसके नारे अलग होते, इसका तेवर अलग होता, यात्रा का जो भूगोल है पूरा उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता। यानी कांग्रेस बिहार से गायब हो चुकी है और उत्तर प्रदेश हमने पहले ही नाम लिया गायब है, बंगाल में तो शून्य पर पहुंच गई है, दक्षिण में आंध्र में वो जा रहे हैं थोड़ा। तो इन सब राज्यों में जब तक वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, इस सब में शक्तिशाली नहीं होगी तो कांग्रेस का जनाधार कहाँ से बढ़ेगा? तो जब इनमें यात्रा ही नहीं, ये कांग्रेस की यात्रा है क्यों, यही समझना। अगर वो सोच रहे हैं कि हमारा काम, हम जैसे राहुल गांधी केवल नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि भारत जोड़ो की बजाय जो है कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू होनी चाहिए, बिल्कुल सही था। कमज़ोर आदमी की आवाज़ कोई नहीं सुनता है, वो सच भी बोलता है, झूठ भी बोले तो कोई सुनता नहीं है, बैठा हुआ है कोई सोचेगा ऐसा ही है। आपकी आवाज़ सुने इसके लिए ताकत चाहिए। मान लीजिए कांग्रेस धीरे धीरे राज्यों में केंद्रीय स्तर पर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी टूट रही है, विधायक तक चले जा रहे हैं, सांसद तक चले जा रहे हैं, पूर्व मंत्री चले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक पार्टी छोड़ने पर आमादा है। वो पूरी एक प्रोसेस चल रही है, उसके संदर्भ में आप यात्रा कर रहे हैं और लोग पार्टी से जा रहे हो। जब आप दिल्ली लौट के आएंगे तो पता चला पार्टी ही नहीं है। तो पार्टी ही नहीं है तो जहाँ जहाँ भाषण दे के आएंगे, मिल के आएंगे, उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो कांग्रेस की भी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी? पार्टी होना चाहिए था, वो है नहीं। तो इसीलिए इस यात्रा से जो मुझे समझ में आता है, कांग्रेस को राजनीतिक रूप से अपने जनाधार बढ़ाने में कोई लाभ नहीं होगा। ये मैं थोड़ा कठोर शब्द है, हाँ, क्योंकि उसकी योजना वो होता तो योजना अलग होती। सर, आपको विजन क्या नज़र आता है? जिस तरीके से आपने देखा होगा तमाम सारी यात्राएं पहले भी निकलती रही हैं। आडवाणी जी, जोशी जी ने जब यात्राएं निकाली थी, रथ यात्रा, तो उसका एक विजन था, सोच के साथ लेकर निकले थे। उसके बाद 2 से आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो इस यात्रा से क्या कुछ मतलब कि ज़मीन बड़ी हो पाएगी या कुछ विजन इसका कांग्रेस का नज़र आता है, राहुल गांधी का विजन कोई? हम लोग अभी तक अपनी बातचीत में इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि इस यात्रा की योजना किसने बनाई है। जो वरिष्ठ नेता हैं, आपको इस यात्रा में जो पार्टी में बहुत सारे नेता दिखाई नहीं दे रहे, तो वही दिखाई दे रहे हैं जो सोनिया गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वही इस यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी सबसे बड़े हीरो के रूप में चल रहे हैं। तो विजन का, अगर कांग्रेस के पास विजन होता तो जैसे G23 ने पत्र लिखा था, सोनिया गांधी ने तो नहीं कहा, लेकिन उनके लोगों ने, पृथ्वीराज चौहान आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने कहा कि तय हुआ है कि तुरंत कांग्रेस अपनी दशा पर एक चिंतन शिविर बुलाएगी। तो जाहिर है चिंतन शिविर होता, कांग्रेस कैसे कर रही है, कांग्रेस को कैसे जोड़ना चाहिए, कांग्रेस का संकट क्या है, उस पर विचार होता, वैचारिक संगठन, सांगठनिक संगठन, फिर उसमें नेतृत्व के संकट पर भी विचार होता। तो वो तो भय है, चूँकि पूरी इस समय पूरी शक्ति, पूरी क्षमता और पूरा ज्ञान कांग्रेस का इसमें लग रहा है कि किसी ढंग से सोनिया गांधी परिवार के हाथों ही नेतृत्व सीमित रहे। उस पर जो कोई क्वेश्चन उठा सकता है, जिस पर संदेह हो सकता है, उसको पार्टी से बाहर कर, बड़े ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि वो चला जाए। हाँ, या तो उसमें अब ये भी यात्रा जो मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा, एक तो NGO वालों की बात की जो योजना बनाई गई है, दूसरा हमने कहा कि भाई कांग्रेस की शायद ये योजना नहीं हो। कांग्रेस ने इसमें अपने को इसलिए जोड़ा हो कि इससे 3500 किलोमीटर चलना मामूली बात नहीं होती है। साढ़े 3500 किलोमीटर पदयात्रा मामूली बात नहीं है। प्रतिदिन करीब 20 किलोमीटर चलने की बात हो रही, भले 20 किलोमीटर न चले, 10 किलोमीटर भी चले तो एक बड़ी चीज़ होती है। तो ले करके और उनको बताया जा रहा है कि इतने बड़े हीरो हैं। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एक बड़ी यात्रा शुरू की थी जनता पार्टी सरकार गिरने के बाद,
और पूरे देश में उन्होंने यात्रा शुरू की थी। और चंद्रशेखर को हीरो होना चाहिए, उतना शानदार तो भाषण भी राहुल गांधी का नहीं है। चंद्रशेखर के चरित्र पर भी कोई दाग नहीं था, शानदार नेता थे, समाजवादी थे, जगह जगह से लोग उस यात्रा में शामिल होने आते थे भारत भर में। लेकिन चंद्रशेखर कभी बड़े नेता नहीं हो पाए यात्रा से। आडवाणी की यात्रा को जो आप प्रश्न कर रहे हैं, आडवाणी की रथ यात्रा पहले अयोध्या पर केंद्रित थी। उस समय एक हिंदुत्व का उभार था, हिंदुत्व के उभार के कारण थी, और उस कारण उस यात्रा को मिला। और उसका एक बड़ा कारण था कि व्यापक संगठन है, आरएसएस से विश्व हिंदू परिषद, सब उस राम जन्मभूमि मूवमेंट में लगे थे, तो उसकी सफलता के लिए सब काम कर रहे थे। तो इस कारण उस यात्रा को थोड़ी सफलता मिली, हालांकि बाद में तो उनकी अरेस्टिंग ही हो गई। तो वो इन सब यात्राओं से करेंगे तो ये इस यात्रा में कोई यात्रा केवल अपने आप हम भारत जोड़ो कह देंगे तो क्या लोग मान लेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कि का पूरा काम भारत को तोड़ने का है? क्या भारत में सामाजिक विखंडन हो गया है? क्या भारत टूटने जा रहा है नरेंद्र मोदी के कारण? या भारत को तोड़ने वाली वही शक्तियां हैं जो पहले से इस देश में रही हैं और उनको सिर उठाने का मौका पिछले लंबे समय में मिला है? ये भी तो सवाल उठेगा। तो भारत जब टूटी, उस प्रकार से टूटने का खतरा ही नहीं है कोई, तो उसमें भारत जोड़ो का स्वर कहाँ हो गए? तो ऐसा ही है जैसे आपने कह दिया प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, और बूम अरेंज करके वो क्या हो गया? उसका परिणाम क्या हुआ? वोट मिला क्या कांग्रेस को 2019 में? नहीं मिला। तो मुझे लग रहा है इसका भी उल्टा असर ना हो जाए। आपको सर लास्ट सवाल करना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से देखते होंगे उनकी सियासत को, लेकिन इस यात्रा का नाम मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं ये तपस्या है हम लोगों के लिए, और इसमें कहीं मतलब कि 5 स्टार होटल में भी नहीं रह रहे हैं, बढ़िया कंटेनर में रह रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा तपस्या का। देखिए, अगर आपके घर में आग लगी हुई हो तो पहले पानी की व्यवस्था करके बुझानी पड़ती है। पता चला है कि आपके घर में आग लगी हो और आप मैराथन दौड़ में हिस्सा ले रहे हो, अब मैराथन आप मान लीजिए जीत भी जाते हैं, लौटेंगे तो आपका घर ही नहीं होगा, फिर क्या करेंगे आप? थक हार के तो घर में ही आएंगे। तो वो 3500 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं और इधर कांग्रेस जो है विखंडित होती चली जाए अलग अलग राज्यों से, ये संभव है। तो इसीलिए दूसरी बात कि अगर वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से भाग रहे हैं, मान लीजिए ईडी को बीच में पूछताछ की आवश्यकता हो, सीबीआई को पूछताछ की आवश्यकता हो, इनकम टैक्स को पूछताछ की आवश्यकता हो यात्रा में, तब क्या होगा? पूछताछ के लिए तो उनको आना पड़ेगा, क्योंकि 150 दिन में ये संभव है। कोर्ट में अपीयर होने की जरूरत पड़ सकती है, कोई कस्टडी में लेने की जरूरत पड़ सकती है, भागने से नहीं होता है। मतलब आप कह रहे हैं सीबीआई, ईडी से भागने वाली यात्रा नहीं, सभी प्रकार से पूरी कांग्रेस के सभी संकटों से, सभी चुनौतियों का सामना करने की बजाय, संकट के समाधान के लिए उस संकट को समझकर काम करने की बजाय उससे पलायन करने और भागने के लिए एक यात्रा है। हालांकि इसमें वो परिश्रम काफ़ी करेंगे। इससे कांग्रेस को कोई बड़ा लाभ होगा या राहुल गांधी कोई बड़े नेता के रूप में उभर जाएंगे, इसकी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती है। पीएम फेस के लिए क्या लगता है कि राहुल गांधी जी एकजुट हो कर पाएंगे और खुद को अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे? अभी तक तो किसी पार्टी ने, अभी तक तो इस देश में किसी भी विपक्षी पार्टी ने किसी दूसरे नेता के बारे में नहीं कहा है। नीतीश जी आए थे, वो स्वयं ही मिल रहे थे, नीतीश जी से मिलने तो कोई गया नहीं। दूसरा, नीतीश जी स्वयं मिल रहे थे और नीतीश जी को कोई पार्टी कही नहीं कि हम मानने वाले हैं। ममता जी को किसी ने कहा नहीं है, तो राहुल गांधी को किसी ने। कांग्रेस के नेता हैं जो आज की बची खुची कांग्रेस है या 2024 तक जो बची खुची कांग्रेस रहेगी, उसमें वो अपना नेता राहुल गांधी को घोषित कर सकती है। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कोई विपक्ष जो है राहुल गांधी को नेता मान करके कोई चुनाव में उतरेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि राहुल गांधी को हम नेता मानेंगे तो वोट हमको कितना आना है। क्योंकि सोनिया गांधी परिवार की वोट खींचने की क्षमता स्पष्ट हो चुकी है कि जनता की नज़र में जो व्यक्ति स्वयं जो है अपने परंपरागत सीट हार जा सकता है अपने क्षेत्र से, वो उसकी लोकप्रियता इतनी हो जाए कि लोकसभा चुनाव में वो दूसरे को जिता कर प्रधानमंत्री बन जाए, ये कल्पना तो कम से कम मैं नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से ये यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी को जोड़ना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार बातें हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मतलब कि विपक्ष और भारत टूट चुका है, तो उसको लेकर के पहले सीबीआई, ईडी से जो भाग रहे हैं उसको भी सामना करना चाहिए, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए